हेलो दोस्तों, मैं माई स्टेप से एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। दादी माँ, जो कि एक कहानी है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह है। वैसे सबकी अपनी अपनी दादी माँ होती है, सब अपनी दादी माँ से बहुत प्यार भी करते हैं। तो लेखक की भी दादी माँ थी, वह भी अपनी दादी माँ के बहुत निकट थे। उनकी दादी माँ प्रेम, दया, स्नेह की मूर्ति थी, समय समय पर सबकी मदद करने वाली थी। जब लेखक को पता चलता है कि उसकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वह घबरा जाते हैं और उसके शुभचिंतक मित्र उन्हें छुट्टियों में गांव जाने की बात कहकर पीठ पीछे थोड़ी सी परिस्थितियों से घबराने वाला कहकर उनका मजाक बनाते हैं। लेकिन लेखक जो है वह इन सब बातों पर ध्यान देना नहीं चाहता और वह अपने दादी माँ की यादों में, अपने गांव की यादों में डूब जाता है। लेखक याद करता है कि क्वार के दिनों में कैसे जो है गांव में चारों ओर पानी पानी भर जाता था और पानी के साथ कई प्रकार की घासें, पेड़ों की जड़ें बहकर आ जाती थी और वह सूर्य की गर्मी के कारण एक अजीब सी गंध छोड़ने लगती थी, उन्हें एक अजीब सी बदबू आने लगती थी। और कैसे गांव के जो बच्चे होते हैं, जो बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता था जगह जगह, वहाँ पे वह धमाके के अंदर खेलते थे और नहाते थे। लेखक को भी जो है क्वार के जल का जो पानी था उसमें नहाना अच्छा लगता था। वह भी नहाया था, लेकिन वह एक दो बार नहाकर ही बीमार पड़ गया था। उसको ज्वर हो गया था, ज्वर यानी बुखार हो जाने के कारण वह उस पानी में ज़्यादा नहीं नहा पाया। और कैसे फिर बुखार आने के बाद में उसकी दादी माँ ने उसकी सेवा की थी, कैसे उसको खाना खिलाती थी, कैसे उसके कपड़े बदलती थी, बार बार उसके हाथ सर छूकर उसके बुखार का अनुमान लगाती थी, उसके सर पे दालचीनी का लेप करती थी, पीपल की छाल का उसको छौंका देती थी और उसके मुंह में कई तरह की जो बबूत लाके, वो अनुमान होते ना लोगों के, गांव के लोगों का, कि इससे वो ठीक होता है, तो वह बबूत भी दिया करती थी। ये सब वह अपनी दादी माँ की बातों को याद करता है। और उसकी दादी माँ भी है, उसको भी हर किस्म की दवाओं का, बीमारियों का जो है इलाज पता था। वह गांव में कोई भी बीमार होता तो उसके यहाँ जाती थी, उसके हाथ, माथा, पेट छूती थी और उसको बता देती थी कि इसको किस तरह की बीमारी है, और उसके अनुसार वह अपने अनुभव के अनुसार उनको दवा देती थी। उसको मलेरिया, सरसाम क्या होता है, ये भी एक त्रिदोष बीमारी होती है, जो वात, पित्त, कफ तीनों जब हावी हो जाते हैं तो सरसाम हो जाता है। और विसूचिका, ये भी एक हैजा, महामारी, निमोनिया, ये सब उनको जो है दादी माँ को इन सब बीमारियों का जो है ज्ञान था और इसके आधार पर वह कैसे उनका इलाज करती थी। तो ये लेखक सब याद करता है। आज भी लेखक को जो है बुखार आता है, लेकिन आज डॉक्टर दवा दे जाता है और वो जो कुनेन की दवा होती है उस शिशु को देखकर ही, उसकी कड़वाहट को देखकर ही लेखक का बुखार भाग जाता है। आज वह जो है अपने पास बुखार को बुलाना नहीं चाहता, क्योंकि आज उसके पास सेवा करने के लिए उसकी दादी माँ नहीं है। आगे जब वो याद करता है कि एक दिन जब गांव में किशन भैया की शादी थी, तो घर में चारों ओर उत्साह, आनंद छाया हुआ था। दादी माँ पूरे दिन घर के कामों में व्यस्त रहती थी। हालांकि वो कोई काम करती नहीं थी, लेकिन किसी भी काम में उनकी अनुपस्थिति, जब तक वो कोई काम खड़े रहकर नहीं करवाती थी तो वह काम पूरा नहीं होता था, वह विलंब का कारण बन जाता था। एक दिन लेखक जब बाहर से घर आता है तो वो देखता है कि दादी माँ घर के दरवाजे के पास किसी को डांट रही है। तो वो कौन खड़ी थी? वह रामी की चाची खड़ी थी, जो दादी माँ से पैसा उधार ले गई थी और समय पर न देने के कारण दादी माँ उससे पैसा मांग रही थी और उसे डांट रही थी। रामी की चाची जो है उसे बिटिया की शादी के बारे में बता रही थी कि बिटिया की शादी होने के कारण वह पैसा नहीं दे पा रही है, तो दादी माँ उसे डांट रही है। फिर थोड़े दिनों बाद में जब लेखक को रामी की चाची मिलती है तो उसे पता चलता है कि दादी माँ ने है रामी की चाची का जो सारा उधार है पहले का, वो सब माफ़ कर दिया और बेटी की शादी के लिए भी उसे 10 रुपये देकर उसकी मदद की है। इस प्रकार फिर आगे लेखक देखता है कि किशन भैया की जब शादी हो जाती है, सब लोग बारात में चले जाते हैं, तब पीछे से जो है औरतें, शादी का जो अभिनय होता है, जब दूल्हा बारात में जाता है तो पीछे से औरतें अभिनय करती है, कुछ नाटक करती है, दुल्हन वो सब बनते हैं। तो लेखक भी वहाँ पे रहता है और उसका भाई
अभी लेट आने के कारण बारात में नहीं जा पाता है, तो वह दोनों वहीं दालान में सो जाते हैं। दालान यहाँ क्या होता है, जो घर का खुला भाग रहता है ना, छत होती है और चारों ओर से जो खुला रहता है बरामदा, उसको दालान कहते हैं। वहाँ दालान में सोए हुए रहते हैं और वह उनकी इस अभिनय को, औरतें के अभिनय को देखते हैं। अचानक लेखक की हंसी फूट पड़ती है। तब औरतें जो है उनमें हाथापाई शुरू हो जाती है, वह उन्हें मारने के लिए दौड़ती है। तब लेखक जो है अपनी दादी माँ का सहारा लेकर बच जाता है। फिर जो है लेखक याद करता है कि कैसे उसकी स्नेह और दया की जो दादी माँ है वो याद करती है कि कैसे उसके दादा उसको धोखा देकर चले गए। वह दादा को धोखेबाज बताती है। धोखेबाज क्यों बताती है? क्योंकि दादा जब जिंदा थे तो कहते थे कि मैं पहले तुझे भगवान के पास भेजकर फिर तेरे पीछे पीछे आऊँगा, लेकिन दादा जो है पहले ही चले जाते हैं और दादी माँ को छोड़ जाते हैं, तो वह उसको धोखेबाज बताती है। फिर थोड़े दिनों बाद में दादा का श्राद्ध आता है, तो पिताजी उसके लेखक की पिता ना वो खूब धूमधाम से दादा का श्राद्ध करते हैं और खूब पैसा व्यय करते हैं। तो फिर क्या होता है कि एक दिन लेखक देखते हैं कि दादी माँ जो है एक संदूक पर दीपक जलाए। यहाँ पे देखो दादी माँ दिखाई दे रही है, संदूक पे दीपक जलाए जो है बैठी चुपचाप आंसू बहा है। दादी माँ से लेखक पूछता है आंसू बहाने का कारण। दादी माँ उसको कुछ बताती नहीं है और उसने खाना खिलाने के लिए रसोई में ले जाती है। फिर एक दिन क्या होता है, लेखक के जो पिताजी होते हैं और उसके किशन भैया वो बड़े चिंता में रहते हैं, क्योंकि दादा के श्राद्ध में उन्होंने खूब पैसा खर्च कर दिया था। अब उनके पास लोगों का उधार चुकाने के लिए पैसा। फिर दादी माँ जब उनको देखती है तो कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वह अंदर जाती है और संदूक से जो है कंगन लेके आती है कि ये दादा ने मुझे दिए थे, शायद इसी दिन के लिए दिए थे, तुम ये कंगन ले जाओ और इन्हें बेचकर अपना सारा कर्ज चुका दो। इस प्रकार लेखक के पिताजी अपना कर्ज चुकाते हैं। इस तरह दादी माँ उनकी भी सहायता करते हैं। फिर लेखक को दादी माँ जो है एक साफ भ्रष्ट देवी सी खड़ी दिखाई देती है और अचानक उनकी धुंधली छाया जो है वह विलीन गायब हो जाती है। तब लेखक देखते हैं कि ये सब वो सपना देख रहे हैं और उनकी आंख खुल जाती है और उन्हें खजूर के पेड़ पर एक कौवा जो है अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर खिड़की पर बैठा हुआ दिखाई देता है और हाथ में उनके किशन भैया का पत्र होता है और काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रहती है। आज भी उन्हें विश्वास नहीं रहता कि उनकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इस प्रकार आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।